मतलब कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के जो भी सोल्यूशन होगा वो यूनिक होगा। मतलब यहाँ पर ये है कि एक्स और वाई के जो वैल्यू आएंगे वो यूनिक होंगे, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं आएगा। इसके बाद दे रहा है बी में एग्जैक्टली टू सोल्यूशन, मतलब कि एक्स का भी दो वैल्यू आएगा, वाई का भी दो वैल्यू आएगा। इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन, यहाँ पे मतलब कि एक्स वाई के जो वैल्यू होंगे वो इन्फिनाइट होंगे, तो उसमें कोई उसका ये निश्चित नहीं होगा कि एक्स और वाई के यही वैल्यू होंगे, डिफिनिट नहीं होगा। उसके बाद फोर्थ नंबर में दिया गया है कि नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो स्टूडेंट इस चीज़ को जज करने के लिए जो चारों यहाँ पे कंडीशन यहाँ पर दिया गया है इसमें से कौन होगा। अगर यहाँ पर हम देखें जैसे कि फर्स्ट वाला इक्वेशन है, इसमें जो x का कोफिशिएंट होता है उसको हम a1 बोलते हैं। इसमें x का कोफिशिएंट कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब 1 है। उसी तरह इसको y का कोफिशिएंट जो होता है उसको b1 बोलते हैं जो कि 2 है, और जो फर्स्ट वाले इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म है इसको c1 बोलेंगे जिसका वैल्यू 5 है। ठीक इसी तरह सेकेंड इक्वेशन में a2 जो होगा वो -3 होगा, b2 जो होगा वो -6 होगा, और c2 जो होगा वो आपका 1 होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम a1/a2 का वैल्यू देखें तो 1/-3 या इसको -1/3, किसी भी फ्रैक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है कि जो नेगेटिव साइन होता है वो डिनोमिनेटर से उठ के नंबरेटर पे चला जाता है। ठीक इसी तरह से स्टूडेंट अगर हम देखें b1/b2 का वैल्यू, तो यहाँ पे जो है आपका 2/-6 मतलब कि यहाँ पे 1/-3 मतलब -1/3 आ रहा है। ठीक इसी तरह स्टूडेंट c1/c2 का जो वैल्यू है वो आपका आ जा रहा है 5/1। अब यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम कंपेयर करें सबका वैल्यू a1/a2, b1/b2, c1/c2, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि a1/a2 जो है वो इक्वल है b1/b2 के, लेकिन ये नॉट इक्वल है किसके, c1/c2 के। जहाँ पर भी स्टूडेंट इस तरह का कंडीशन होता है, ये वाला कंडीशन, वहाँ पे जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होते हैं उसका कोई सल्यूशन नहीं निकलता है। इस तरह से आपका ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे ये जो कोफिशिएंट है दोनों इक्वेशंस के, इनसे अलग अलग 3 कंडीशन बनते हैं, उन्हीं के बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा यूनिक होगा